ओके, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम मेरा। तो मेरा नाम शुभम है और मैंने आरआरबी ऑफिसर स्किल 1 की एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है और डीवीसीबी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन है। तो कल 5 फरवरी 2024 को मेरा का डीवी डेट के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं पटना उसके हेड ऑफिस में गया था और कल मेरा डीवी संपन्न हो गया है। तो बाकी जो लोग हैं जो डीवी के लिए जिनका डीवी अभी होना है तो उनके लिए सजेस्टेड वीडियो है कि आप इसमें मैं आपको छोटे से छोटी माइन्यूट चीज़ें भी बताने की कोशिश करूँगा कि डीवी के प्रोसेस में आपको कैसे क्या करना है, हर एक डिटेल जो आपको कैसे फॉर्म भरने हैं और कौन से फॉर्म कहाँ पे जाके किससे साइन करवाने हैं, ये हर एक माइन्यूट डिटेल को मैं इसमें कवर करूँगा। और अगर थोड़ी सी शोर हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा अगर रोड पे है और यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड आपको नॉइज़ आ सकती है, वैसे बिहेरेबल है और आपको शायद मेरी आवाज़ सही ही आएगी। तो चालू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टार्ट होती है कि आपको एक मेल आएगा। आपके जो भी ईमेल आईडी जो आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको एक मेल आता है और आप वो मेल चेक करना, उसको अच्छे से रीड करना। और वो साथ ही साथ क्या करते हैं कि एक ऐसा लेटर जो कि आप भी देखते हो, इसमें वो आपको ऑफलाइन भी बाई पोस्ट भेज देते हैं, जो कि आपको करीब करीब 6-7 दिन के बाद, जिसकी लोकेशन उनके अगर हेड ऑफिस से दूर है तो उस हिसाब से एक दिन आगे पीछे ऐसे करके पहुँचती है। तो उसके लिए ज़्यादा वरी नहीं होना है और ये हो सकता है कि आपको ना भी मिले, क्योंकि कभी कभी कुछ जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं वो इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करते हैं आपके तक पहुँचाने के लिए। तो या तो आप खुद पोस्ट ऑफिस जाके अपना मेल एक बार चेक कर लो कि आया है कि नहीं, या फिर अगर नहीं भी मिलता है तो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपके जो ईमेल पे मेल आया है वो एनफ है, आप उसकी जीरोक्स कॉपी निकलवा लो और वो आपका डीवी कॉल लेटर की तरह ही काम करेगा। तो ओके, जब आप ये मेल पर लोगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको उसके लास्ट में एक चीज़ दिखेगी, उसमें होगा एक ये पेपर होगा, मैं हर एक चीज़ अपने स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये है एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस लेटर है। तो ये लेटर का एक्चुअली पर्पस ये होता है कि वो पता करना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपको मेल भेजा है वो आपके पास रिसीव हुआ है भी या फिर नहीं हुआ है। तो आप इस एक फॉर्म को भर के, इस फॉर्म को आप उनको भर देना अच्छे से, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ने लायक नहीं हो। उसमें एक चीज़ बस आपको यहाँ पे जो ये लेटर है, जो ये फॉर्मेट है, उसमें मैं एक चीज़ भी बता दूँ जिसमें आपको शायद परेशानी हो सकती है। तो उसमें है एक ये रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर। तो ये जो रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर है, ये वो नंबर होता है जो आपके मेल के सबसे ऊपर में ही दिया गया होगा। आपको उसके मेरे मेल में लेफ्ट के सबसे टॉप पे दिया गया है, उसमें ऐसे करके दिया है 641 2023-24, 641/2023-24। तो ऐसा ही एक नंबर होगा जिसको आपको रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर की जगह भरना है, बाकी सब कुछ आपको वो भर दोगे। और ये 7 दिन के अंदर आपको पोस्ट करना होता है। आप इसको ईमेल की उनकी रिप्लाई में भी उनको जवाब दे सकते हो, ये भर के इसके सॉफ्ट कॉपी में तैयार करके, और ईमेल की रिप्लाई में आप उसको भेज सकते हो। या फिर आप दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि आप उसको बाई पोस्ट पे भेज दो, या फिर दोनों भी कर सकते हो। तो अगर आप बाई पोस्ट ना भी भेजना चाहो तो ईमेल की रिप्लाई में कर दो, और वैसे भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो फिर रिप्लाई नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर आपका मिल गया है तो आप एक बार रिप्लाई करके बस छोड़ देना, इसके बाद आपका काम हो गया। तो मेरा जो अनुभव रहा है उसके हिसाब से मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपके जितने भी फॉर्मेट जो आपको हैं आपकी वेबसाइट पे, जो भी आपके बैंक के उस पर उपलब्ध हैं, आपको सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो आप, मेरा जो सजेशन है कि उसमें 2-3 काम बड़े होते हैं, बाकी सब काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आप, मेरा सजेशन है कि आप मेडिकल रिपोर्ट से अपना स्टार्ट करना। आप मेडिकल का फॉर्मेट को उसको तैयार कर लेना। और मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनता है उसकी मैं डिटेल में थोड़ी बात करता हूँ। तो सबसे अधिक मुश्किल यहीं पर आती है कि कैसे क्या करें, सारे रिपोर्ट करवाने हैं, कैसे करवाने हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से बताना की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ज़िले के सरकारी अस्पताल में चले जाना है, और ये देखो, एक 2 रुपये की मेरे ज़िले में पर्ची कटती है, तो इस पर्ची को कटवा लेना है। और ये पर्ची कटवाने के बाद आपको अपने फॉर्मेट की कॉपी लेनी है, और अपने फॉर्मेट की कॉपी के फर्स्ट पेज पे तो आपको नेम, एड्रेस और कुछ हल्की हल्की बातें लिखी गई हैं। तो अगर उसमें यस या नो है तो वो आप कर सकते हो, भर सकते हो। और फिर आप इसके सेकेंड पेज में आओ। इसके
इसके सेकंड फेज़ में इन्होंने बताया है कि आपको कौन-कौन से चेकअप करवाने हैं और उनको आपको फिर चेकअप करवाने के बाद कुछ और चीज़ें भरने को हैं और उसके बाद आपको एक ये यहाँ पे आप ईमेल पढ़ोगे, यहाँ पे दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ईमेल में ये बात वो मतलब वो अच्छे से लिखी हुई थी कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन। मतलब आपको ऐसे व्यक्ति से मुहर लगवानी है इसमें कि वो बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन नहीं होना चाहिए, मतलब सिविल सर्जन से ही आप लगवाना, क्योंकि उसका मुहर काम कर जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे आप इसका क्या करवाओगे। क्या हर एक चीज़, जैसे इसमें हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स है, नर्वस सिस्टम है, मेंटल कंडीशन है, इंटेलिजेंस है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, स्केलेटन बोन्स एंड जॉइंट्स है, स्किन है, हियरिंग है, बहुत सारी चीज़ें ए से लेके एन तक है। एन मतलब 14। तो इतनी सारी चीज़ें करवानी है। तो एक तो है जनरल, तो यही है कि आप एक एक चीज़ करवा लो और उसमें जो भी आपको डॉक्टर भर देगा जिस हिसाब से आपकी ये चीज़ होगी। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ ज़्यादा हो जा रहा है एज अ कैंडिडेट के लिए, उससे बहुत परेशानी होगी। तो एक मतलब मैं कुछ इनडायरेक्ट बातें करूँगा, आप उसको समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो आप भारत की जो सिस्टम व्यवस्था है उसकी हेल्प ले सकते हो। तो आप अगर वहाँ पे अपने अस्पताल जाते हो तो वहाँ कुछ मतलब कुछ हेल्प टीच अदर होते हैं ना, तो ऐसे आप किसी एक बंदे को खोज लेना, मिल जाते हैं, मेरे को भी मिल गए थे। तो वो हेल्प करने के लिए आपकी सेवा में बैठे रहते हैं, थोड़ा-सा उनका बस मुँह मीठा करा देना कुछ, और वो आपको वो खुद सारा कुछ हर एक डॉक्टर से वो करवा देते हैं, वो साफ कुछ ऐसे लिख देते हैं। इसमें से 1-2 चीज़ें जो हैं आप वो करवा लेना केवल। एक ब्लड प्रेशर आप जाँच करवा के अपने से अच्छे से लिखवा लेना, और एक आई के बारे में है कि आई में आपकी क्या है, क्या पावर है, तो वो आई वाला जाँच आप करवा लेना। इसमें आप अच्छे से करवा के जो सही हो, वो अपने से जाँच करवा लेना। बाकी जो आपके हेल्प करने के लिए अपने देश में बहुत से लोग आतुर होते हैं, तो उनकी हेल्प, मे आई हेल्प यू से आप कंसल्ट कर सकते हो और वो उनसे करवा लोगे तो उनको खुद बस मुँह मीठा करा देना, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी के बाद हमारे साथ घटित हुई है, जॉब लगने ही वाली है मतलब। तो मुँह मीठा करा देना। और मुँह मीठा कराने का भी अगर आप जानना चाहते हो कि कितने में मुँह मीठा होता है, तो ज़्यादा नहीं, 5 रुपये लगते हैं। रुपये आप समझ रहे हो ना, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी चल रही है। तो 5 रुपये लगते हैं, ये खुला रेट है मुँह मीठा कराने का। तो 5 रुपये की चॉकलेट या फिर जो भी डेयरी मिल्क या फिर कोई मिठाई हो, तो 5 रुपये लगते हैं। तो वो आपका सारा वो भर देंगे वो खुद से अलग अलग डॉक्टर से मिलके, और आप इसमें केवल आई वाली पोर्शन और ब्लड प्रेशर को अच्छे से जांच करवा के लिख देना। और उसके बाद आपको ये सिविल सर्जन से मुहर लेना है, उससे नीचे नहीं लेना है। सिविल सर्जन में परेशानी होती है, वो डायरेक्ट मुहर नहीं करते हैं। तो सिविल सर्जन से अगर आपको मुहर लेना है तो जो आपका ईमेल आया होगा ना, उसकी सारी फ़ोटोकॉपी करवा लेना आप, और उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना और एक एप्लीकेशन लिख देना कि मेरे को उक्त स्थान पे अपने मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट करना है, तो सिविल सर्जन अपना मुहर दें, इस पे कृपा करें। तो एक एप्लीकेशन लिख के और वो जो ईमेल है उसका ज़ेरॉक्स निकाल के उसमें एक लाइन लिखी होगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन, वो वाले लाइन को आप उनको दिखा देना कि देखो सर यहाँ पे ये लाइन लिखा है, तो आप करा देना। क्योंकि आप मेरे में देखोगे तो मैंने पहले सिविल असिस्टेंट सर्जन से मैंने मुहर करवाया था, क्योंकि सर्जन नहीं कर रहे थे। फिर कहा गया कि नहीं, आपको सिविल सर्जन के रैंक के नीचे से नहीं करवाना है, तो मैं बाद में बगल में आप देखोगे कि फिर मैंने सिविल सर्जन से करवा दिया। तो मेडिकल आपका यहाँ पे लगभग संपन्न हो जाएगा। और मेडिकल में 2 चीज़ें और आपके रिक्वायर्ड हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको एक्सरे कराना है, ये मेरे एक्सरे की प्लेट है, तो आप एक्सरे करवा लेना। एक्सरे सरकारी अस्पताल में फ्री में होते हैं और आप प्राइवेट से भी करवा सकते हो, वो दोनों चलते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि सरकारी से कराना है, सरकारी में फ्री में आप हो जाएंगे। एक्सरे की प्लेट ले लेना और इसकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट, जब आप एक्सरे करवा लोगे तो आप बोलना कि मेरे को इस एक्सरे की रेडियोलॉजी रिपोर्ट भी चाहिए। तो रेडियोलॉजी रिपोर्ट आपको करीब 24 घंटे के बाद बुलाएंगे, आप 24 घंटे के बाद जाना और इसकी रेडियोलॉजी रिपोर्ट ले लेना। वो रेडियोलॉजी रिपोर्ट ये रहती है, मेरी रेडियोलॉजी रिपोर्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। उसमें
ये एक रेडियोलॉजी रिपोर्ट होगी, ये चीज़ दे देना। तो मतलब आपको मेडिकल में क्या हुआ, आपको 2 पेज का जो फॉर्मेट है उसके फर्स्ट पेज में तो आपको अपने से ही भरना है, बहुत हल्की सी चीज़ें हैं, और सेकंड पेज में जो भी है आप जिस तरीके से भी कराना चाहो, अपने से कराना चाहो तो अपने से करवा लेना, या फिर मैंने जो बोला मैं यहीं हेल्प यू से आप मदद लेके करवा सकते हो। और एक्सरे की आपकी ये रिपोर्ट रही, और एक्सरे की रेडियोलॉजी रिपोर्ट, ये 4 चीज़ मतलब ये आपका मेडिकल का काम संपन्न हो गया, जो सबसे मुश्किल लगता है टफ, जो भी आपको फॉर्मेलिटीज़ करानी है। उसके बाद जो सेकेंड टफ मुझे लगता है वो लड़कों को, स्टूडेंट लड़कों नहीं, सारे जो भी एस्पायरेंट हैं जो फाइनल सिलेक्शन पाए हैं रिजल्ट, तो उनको वो ये कराना चाहिए सेकेंड ईयर में कि इंडेमनिटी बॉन्ड। इंडेमनिटी बॉन्ड आप बना लेना। इंडेमनिटी बॉन्ड का प्रोसेस मैं बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आप कचहरी जाना, कचहरी जहाँ पे आपका होगा वहाँ पे कोर्ट कचहरी के पास, वहाँ पे आप कहना कि मेरे को 1,000 रुपये का नॉन जुडिशियल, इंडियन नॉन जुडिशियल ये एक बॉन्ड पेपर चाहिए। तो आपको बॉन्ड पेपर दे देंगे 1,000 का, और इसमें 1,000 वो इस पेपर का लेंगे और 50 रुपये चार्ज करते हैं अपना, तो 1,050 का खर्च आपका इसमें आएगा। और ये बॉन्ड लेने के बाद सबसे पहले आप जाना नोटरी में चले जाना। नोटरी में जो ये प्रिंट करते हैं ना, आजकल ऑनलाइन प्रिंट होता है, वो खट टाइप वाली प्रिंटिंग नहीं होती, वो भी होती है, उससे भी करा सकते हो, लेकिन उसमें लेट लगता हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक कर दे, क्योंकि ये देखो 3 पेज, ये 3 पेज की डिटेल को इसमें आप हमको ये फॉर्म में भरना था। तो इसलिए आप जो ऑनलाइन होते हो आप उसको बोलना कि आप ये ऑनलाइन आपको वो छाप देगा, सारा कुछ मटेरियल एक पेज पे नहीं छप पाएगा, जो कि इसका सबसे फ्रंट का मेन पेज है। तो जितना भी इसमें आता है उतना 2-3 पैराग्राफ तक छाप देना, और उसके बाद 2 सादे पेज में निकाल के हर एक चीज़ छाप देना, और उसके बाद कहीं कहीं फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको भरना है। तो मैं चूँकि माइन्यूट डिटेल्स पे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें देख लेता हूँ कि इसमें क्या कुछ ऐसा है जो आपको परेशानी क्रिएट कर सकती है। सब कुछ तो सही है। यहाँ पे भी एक लेटर नंबर है, लेटर नंबर वही जो मैंने आपको ईमेल का बताया था, ईमेल के सबसे ऊपर में ही आपको ये रहेगा, वहाँ पे कर देना। और यहाँ लेटर नंबर के बाद एक डेटेड है, डेटेड में आपको जिस डेट को आपको मेल रिसीव हुआ है वो वाली डेट जाती है, ठीक है, डेटेड। तो इसमें मैंने 20/1/2024 ऐसे भरा है। सेकेंड पेज पे एक जगह है वेयरेज करके है, वेयरेज में आप जाओगे, अगर यही फॉर्मेट है तब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको वेयरेज में करना है। यहाँ पे आपको वो डेट भरनी है जो कि आपने एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मैंने जिसकी बात की थी ना, कि आपको ईमेल आते ही 7 दिन के अंदर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजना होता है, वो डेट जिस डेट को आपने एक्सेप्टेंस भेजा था, वेयर इज द एक्सेप्टेंस करके देखिए लाइन है, तो उसमें आप करके एक्सेप्टेंस वाली डेट भर देना। और उसके बाद इसके सेकेंड क्लॉज में आप देखोगे तो द पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ जो आपका श्योरिटी बन रहा है, जिसने श्योरिटी ली है, तो मैंने अपने फादर का नाम यहाँ पे दिखवाया है, तो उनकी श्योरिटी है, तो उनका नाम यहाँ पे अंकित है। और इसके थर्ड पेज पे, और इसमें कुछ नहीं है, इसके थर्ड पेज पे एक है सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, और सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, जो भी श्योरिटी बना है, मेरे केस में फादर है तो उनका सिग्नेचर है। और यहाँ पे विटनेस है, विटनेस 2 जो आप अपने अड़ोस पड़ोस या फिर आपके कोई रिलेटिव है, कोई भी सगे संबंधी जो विटनेस यहाँ पे करना चाहें, उनका नाम, सन ऑफ, और उनका लोकेशन, एड्रेस, ये 3 चीज़ आप करवा देना, और उनका सिग्नेचर भी ले लेना। मैंने ये 4 चीज़ ली हैं। सेकेंड विटनेस में भी उनका नाम, वो सन ऑफ किसके हैं और वो कहाँ के हैं, और उनका सिग्नेचर, ये विटनेस में आप करवा देना। तो उसके बाद आपका ये बॉन्ड का काम हो जाएगा, जो कि यही 2 ही चीज़ होते हैं जिसमें आपको समय लगता है, एक मेडिकल और ये एक बॉन्ड। तो ये जब आप 2 काम कर लोगे, उसके बाद थर्ड नंबर पे जो एक और छोटा सा काम है जिसमें आपको समय लगने वाला है, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर इसमें 3 जगह से आपको कैरेक्टर बनवाना है, जिसमें एक कंपलसरी है कि आपको लास्ट कॉलेज जहाँ से आप पढ़े हो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कैरेक्टर अपना बनवाना है, और दो ऐसे लोगों से बनवाना है जो या तो गैजेटेड ऑफिसर हो या फिर बैंक ऑफिसर्स हो। तो आप उन लोगों से अपना कैरेक्टर पे मुहर साइन ले सकते हो। तो कैरेक्टर के बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। एक देखो ये फर्स्ट पेज पे जो आपको मैं दिख रहा है, उसमें 3 लोगों को कैरेक्टर है, वो तीनों एक ही पेज पे है, थोड़ी थोड़ी जगह पे। और एक ये वाला फॉर्मेट आप देखोगे जो सेकेंड पेज पे मैं देख रहा हूँ, उसमें ये भी फॉर्मेट है। तो
आप 2 कोई भी फॉर्मेट ले सकते हो, बस 3 लोगों का चाहिए। आप मेरे में देखोगे मैंने 4 ले लिया था, क्योंकि मैंने जो फॉर्मेट था ना, इसमें एक सबसे ऊपर आप देखो प्रिंसिपल का लिया है मैंने, और सेकंड में मैंने एक बैंक ऑफिशियल का लिया है, और थर्ड पे मैंने वार्ड कमिश्नर का ले लिया था। इसलिए मैंने फिर एक सेकंड वाले पेज पे ये सिंगल कैरेक्टर वाला पेज को डाउनलोड किया, और वहाँ पे एक और बैंक ऑफिशियल का ले लिया। तो ये आपको कैरेक्टर के काम हो गया। अब कैरेक्टर कॉलेज से क्या करना पड़ता है, तो मेरा हुआ था ये कि कॉलेज में आप अपने सारे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है और आपके जो रिज़ल्ट हैं वो सारे लेके जाना, उनकी ज़ेरॉक्स भी करा लेना, एंड जो फाइनल जो उसका कंक्लूडेड रिज़ल्ट होता है ना फाइनल का, उसका चेक कराना। बाकी ओरिजिनल में आप ये लेके जाना। ओके, तो वो आपके सर वो कर देंगे। वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको नोट कराते चलूँ कि कॉलेज में एक कॉपी वो रख लेते हैं, इसलिए आप इनका ये जो कैरेक्टर वो साइन वाइन करेंगे ना, उसके बाद वो साइन मोर करेंगे, उसके बाद इसका एक ज़ेरॉक्स वो रख लेंगे और आप एप्लीकेशन रख देंगे। और साथ ही साथ आपको सिविल सर्जन वाले केस में मैं आपको नोट करा दूँ, मैं वहाँ भूल गया था कि वहाँ पे भी आपको एक कॉपी वहाँ पे रख देनी है। वो तो खुद ऐसे मांग के रख लेते हैं, अगर नहीं रखें तो भी आपको उनको एक कॉपी दे देना है कि सर आप रख लो, क्योंकि बाद में वो वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक वाले भेजते हैं, तो आपको सहूलियत होगी। ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन सिग्नेचर सब है, लेकिन सहूलियत के लिए वो खुद ऐसे रख लेंगे, मांग लेंगे। अगर नहीं रखते हैं इन केस, तो आप उनको दे देना कि सर आप ये रख लो एक कॉपी इसकी, जो आपने ये मुहर साइन मारा है, और कॉलेज में भी आप उनको दे देना। वो लोग खुद रख लेते हैं, बाकी अपने कर लेना। तो ये जो 3 चीज़ें बन गई ना, उसके बाद आपका सारा काम आसान है। उसके बाद आपको केवल घर पे भरने वाली चीज़ें हैं, तो एक एक करके मैं फॉर्म को उठाता हूँ। एक फॉर्म है अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म में आपको अपना सारा ब्यौरा देना है। तो इसमें फर्स्ट में है अपना नाम, मैंने देखो भर दिया है, वर्तमान पता है उसको भर देना। नीचे में अगर घर का जो भी है, देखो फर्स्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा जिसका कोई प्रॉब्लम हो, मैं ये लिख दे रहा हूँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक हो तो सब कुछ इसमें नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, और ये इसमें मैंने अपना एजुकेशन का शैक्षणिक योग्यताएँ 10 नंबर पॉइंट में है। उसमें मैंने अपना सारा एजुकेशन 10th 12th बीएससी और एलएलबी मैंने किया, तो ये चारों कुछ उनके बगल वाले कॉलम में उस स्कूल और कॉलेज के नाम, किस वर्ष में मैंने उत्तीर्ण किया था, ईयर ऑफ पासिंग, प्राप्तांक, प्रतिशत और विषय मैट्रिक में मैंने सब डाल दिए हैं। और अगर आप सब ना भी डालो तो भी 2-3 डाल के छोड़ देना, वैसे डाल देना, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सब कुछ आसान है। 2-4 जगह कुछ चीज़ें फिल करनी है। और इसकी मेरी रिक्वायर्ड थी 2 कॉपी थी, तो दोनों कॉपी को हाथ से भरना है। ऐसा नहीं कि एक भर के दूसरा उसका ज़ेरॉक्स निकलवा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को अपने हाथ से भरना है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म का काम हो गया, जो कि घर पे भरना था। दूसरा है रेफरेंस फॉर्म। रेफरेंस फॉर्म में वो आपको रेफरेंस ऐसे 2 व्यक्तियों का मांगते हैं जो आपके रिलेटेड नहीं होने चाहिए, मतलब आपके रिलेशन में नहीं होने चाहिए। तो आप अपने इसमें मोहल्ले के लोग या फिर कोई दोस्त है, और आप ट्राई करना कि जो कुछ जॉब में दोस्त हो, जिसकी कुछ रैंकिंग ऑफिसर हो, ये कंपलसरी नहीं लेकिन ट्राई करना। तो ऐसे कुछ व्यक्ति को मिल जाए जो प्रतिष्ठित हो, सम्मानित व्यक्ति हो। यहाँ पर देखो लिखा है रिस्पेक्टेबल पर्सनस प्रिफरेबली नोन टू द बैंक, जो बैंक के बारे में समझते हो। तो ऐसे 2 लोगों का नाम आपको खुद से लिखना है, और उनका सारा नाम, सन ऑफ, उनका एड्रेस, यही चारों चीज़ आप दोनों में लिख देना। और उनको आप बता देना कि मैंने आपको दिया है। एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, मैंने इसमें ये किया था कि मैं उन दोनों से ही लिखवा लिया था, कि जिन 2 व्यक्तियों को दे रहा था मैंने कहा आप अपना खुद लिख दो सर। एक मेरा दोस्त है जो कि पीओ ही है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में, वो पहले क्लर्क था, 2017 में प्रमोशन होकर भी पीओ है, तो मैंने कुछ से करा लिया। और एक मेरे मोहल्ले के थे, मैंने उनको बुला के अपने घर पे उनसे ही सब कुछ करवा लिया। और यहाँ पे सिग्नेचर में आपका सिग्नेचर है। तो ये रेफरेंस फॉर्म भी हो गया, जो कि घर पे भरना था। और ये है एक आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी फॉर्म में सब कुछ फिल करना है, इसमें आपको परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं दिख रही है, सब कुछ आपको भरने लायक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। तो आइडेंटिटी फॉर्म ये फिल कर देना, इसमें सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। एक है आपको फॉर्म डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सेक्रेसी के बारे में। तो इसको आपको बस इसमें बहुत कम चीज़ भरनी है, मतलब 2 ही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, आई शुभम कुमार, और बाकी जो लिखा आप पढ़ लेना एक बार कि फिडेलिटी सेक्रेसी क्या है। और यहाँ पे सिग्नेचर, नेम इन फुल और डेजिग्नेशन ऑफिसर स्केल 1 अगर पीओ हो तो, या फिर जो भी आपका पोस्ट होगा,
वो कर देना। और ये डिक्लेरेशन ऑफ फिडिलिटी एंड सिक्रेसी भी हो गई। और दूसरा है डिक्लेरेशन ऑफ डोमिसाइल, इसको भी आपको केवल भरना है, ठीक है। अगर इसको भर देना है, और इसमें ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आपको डोमिसाइल की सर्टिफिकेट जो जातीय आवासीय आय बनाते हैं उसका आवासीय की नीड नहीं है, केवल इसको भरना है, क्योंकि वहाँ पे मांगा नहीं गया था। वैसे मैंने बनवा लिया था लेकिन वहाँ पे मांगा नहीं गया था। और ये एक पेज का एक और है डिक्लेरेशन ऑफ मैरिटल स्टेटस, इसको भी आपको केवल भरना है। तो ये तीनों भी चीज़ें हो जाएंगी जो एक पेज की थी और बहुत आसान थी। चौथे नंबर पे एक एनपीएस फॉर्म है, ये 6-7 पेज का है। तो जिनका एनपीएस में अकाउंट नहीं है ऑलरेडी, तो वो तो न्यू फॉर्म भरेंगे अपना अकाउंट खोलने के लिए, और जिनका है उनका एक नंबर होता है, वो अपना वो सब कुछ लेके जाएंगे। तो मेरा था नहीं, और ये मैंने फॉर्म भरा भी नहीं था, ये बहुत लेंदी फॉर्म है, इसमें बहुत सारे कुछ भरने को है। तो आप इसमें ये करना ना, जितनी चीज़ आपको समझ में आ रही है वो भर देना, और बाकी आप इसको ब्लैंक ले जाना, क्योंकि मैंने भी नहीं भरा था। वहाँ पे मेरे को मैम बोली कि मैंने कहा कि मैम मैंने भरा नहीं है, इसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोली ठीक है अभी के लिए रहने दो। बस वो उन्होंने 2 जगह बोला कि यहाँ पे साइन कर दो टिक मार के, और उसमें बाकी आप उसको ब्लैंक ले जाना। अगर आपको समझ में आता है भरना का तो वो भर देना, बाकी इसका नहीं है, क्योंकि ये आप बाद में भी एनपीएस अपना अकाउंट खुलवा सकते हो बाद में जॉब लगने के बाद भी। तो अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप भर लेना, क्योंकि पहले से घर पे जाओगे तो अच्छा रहेगा। बाकी इसका उतना नीड नहीं है, मैंने खुद नहीं भरा था इसके लिए। एनपीएस हो गया। उसके बाद आपका ये, अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एसटी, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट के, सेंट्रल जॉब है क्योंकि, तो आप उसके सेंट्रल फॉर्मेट का एक तो जो ऑनलाइन प्रिंट होता है ये वाली, और दूसरी जो एक फॉर्मेट दिया रहता है वो आप बना के ले जाना, ठीक है। और ये मेरे ओबीसी की है, मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने दोनों ये डॉक्यूमेंट्स, ये तो आपको इंटरव्यू के समय ही शायद आपके बने होंगे, क्योंकि इंटरव्यू में ये रिक्वायर्ड होती है, तो ये आपके बने होंगे। केवल इसकी एक जीरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल भी लेके जाना है। और ये साथ में पैन कार्ड और आधार कार्ड। इसमें एक चीज़ और है, पैन कंपलसरी है। हो सकता है आप एग्ज़ाम देने के लिए आधार कार्ड से ही कुछ लोग गए हो, लेकिन यहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी है आपको अभी ज्वाइनिंग के समय। अगर नहीं है तो कैसे भी करके जल्दी जल्दी बनवाओ। मतलब जल्दी का ये नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि पैन नहीं बन पाया लिमिटेड टाइम में तो बहुत ब्लंडर हो जाएगा, लेकिन पैन कंपलसरी है। अगर आपको समय है तो बनवा लो। और पैन आधार कार्ड की वो आप ओरिजिनल और उसकी जीरोक्स लेके जाना। और साथ में आपका ये जो आपने फॉर्म शुरू में भरा था एप्लीकेशन प्रिंट, अगर वो है तो वो कर लेना। बाकी उनकी खुद से फिर से एक लिंक आ जाती है, एक्टिवेट हो जाता है विंडो, तो वो आपको जिस दिन आपकी डीबी है उसके 5-6 दिन पहले एक्टिवेट कर देंगे, तो आप वहाँ से फिर से इसको रिप्रिंट कर सकते हो। तो दैट्स एनफ, बस इतनी ही चीज़ें थी जो आपको करनी है। ये आपके जो फॉर्म्स के बारे में है। और इसका एक दूसरा सेक्शन है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है क्योंकि आपके पास सारे कुछ है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको क्या ले जाना है, 10th के मार्क्स और उसके डिग्री को, और 12th के आपको इंटर के जो भी है मार्क्स और उसकी डिग्री को, और उसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के हर एक सेमेस्टर के मार्कशीट और उसके डिग्री को ले जाना है। अगर आपने उसके अलावा अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो उसके भी आप डिग्री ले जाना और उसके मार्कशीट को ले जाना। और कोई वोकेशनल कोर्स से अलग से कोर्स है तो आप उसको ले जा सकते हो। अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी ले जाना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं था। जिनके पास नहीं था, कोई उनसे डिमांड नहीं हो रही थी, मेरे पास था तो मैंने उनको दे दिया था। तो आपने ये जो चीज़ें एजुकेशनल है वो आपके पास होती है, तो इसके लिए कोई वरी की बात नहीं है, क्योंकि आप इंटरव्यू के समय ले गए होंगे उतनी चीज़ की रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें और कुछ नहीं है। मेरे अनुसार मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी कुछ आपको लगती है कि आपको कुछ अलग से पूछना है या फिर कुछ अगर छूट जाता है तो आप कमेंट में अगर बताते हो तो मैं उस पर फर्दर वीडियो बना दूंगा। या फिर अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक लाइव स्ट्रीम करूंगा जिसमें हम लोग साथ जुड़ के कैसे क्या करना है उसकी बातें कर लेंगे। तो दोनों तरीका चलेगा। ओके, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, देखते हैं। तो क्योंकि मैं सोशल प्रेजेंस देता नहीं हूँ तो मेरे को पता नहीं कैसा वीडियो बना है कैसे नहीं। तो होप आपके ये वीडियो काम आएगी। तो राम राम के साथ वीडियो को एंड करते हैं।